बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अल्लाह ताला के फजलो करम से बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो अच्छा बेटा, आज हम अपना प्रीवियस लेक्चर आगे कंटिन्यू करेंगे। हम एवोल्यूशनरी प्रेशर इन फिशेस पढ़ रहे थे और इसके अंदर अब नेक्स्ट पार्ट जिसके अंदर हम इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, गैस एक्सचेंज मैकेनिज़्म, फ़िश के लंग्स और इसके स्विम ब्लैडर के फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट सर्कुलेशन एंड गैस एक्सचेंज का इंट्रोडक्शन है। तो जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं सब के अंदर क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। जैसा कि आपको पता है कि क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम एडवांस किस्म का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जबकि दूसरा जिसको ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं वो सिंपल, प्रिमिटिव और बेसिक किस्म का होता है। इसीलिए जितने भी मॉडर्न, एडवांस्ड और कॉम्प्लेक्स एनिमल्स हैं जिनका लाइफस्टाइल भी एक्टिव है, इनके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की बजाय क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी हर हाल में ज़्यादा होती है। इवन के इनवर्टिब्रेट्स के अंदर जो ज़्यादा एफिशिएंट और प्रेडेटर किस्म के एनिमल्स हैं, जिस तरह से ऑक्टोपस, स्क्विड, कटलफिश क्लास, सिफेलोपोडा, इनके अंदर भी क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम ही पाया जाता है। तो वर्टिब्रेट्स के अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ एक पंपिंग डिवाइस यानी कि हार्ट पाया जाता है, और ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए रेड ब्लड सेल्स होते हैं जिनके अंदर एक स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन लगी होती है जिसको हीमोग्लोबिन कहा जाता है। हीमोग्लोबिन अपने साथ ऑक्सीजन को बाइंड कर सकती है। और तीसरा इसका कंपोनेंट एक ट्यूब्स का नेटवर्क होता है, ट्यूब्स का या वेसल्स का, जिसमें ब्लड को लेके जाने वाली वेसल जिनको आर्टरीज़ कहा जाता है, ये हार्ट से निकलते हैं और ब्लड को बॉडी के सभी पार्ट्स तक पहुंचाते हैं। कैपिलरीज माइक्रोस्कोपिक साइज़ की वेसल्स होती हैं जहाँ पे गैस एक्सचेंज होता है, और वेन्स बॉडी के सभी पोर्शन से वापस दिल तक ब्लड को लेके आते हैं। तो इसके बारे में साइंटिस्ट मज़ीद ये कहते हैं कि फ़िशेज़ के अंदर जो लंग्स की डेवलपमेंट स्टार्ट हुई, उसके साथ साथ इनके अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें भी चेंजेस आने शुरू हुए। यानी कि पहले गिल्स थे, उसके बाद लंग्स आए, तो उसके साथ ही इसके जो सर्कुलेटरी सिस्टम की वेसल्स थी, स्पेसिफ़िकली इसकी जो मेन ब्लड वेसल्स थी, एओर्टा वगैरह, और उससे निकलने वाली उसकी मेन ब्रांचेस जिनको एओर्टिक आर्चेस कहा जाता है, उनके अंदर भी चेंज आए। और वर्टिब्रेट्स के हर ग्रुप के अंदर जो हार्ट था ये बेहतर से बेहतर होता गया। इसका मेन मकसद ये था कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग-अलग रखा जा सके ताकि सिस्टम की एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो सके। ठीक है, तो इसमें ये जो डायग्राम है इसमें बेटा एक फ़िश का वास्कुलर सिस्टम दिखाया गया है। इसके अंदर जो रेड कलर की वेसल्स हैं ये फ़िश की आर्टरीज़ हैं, और जो ब्लू कलर की हैं ये इसकी वेन्स हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये इसकी बॉडी के सभी पोर्शंस तक ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट भी करती हैं और वापस भी लेके आती हैं। इसी पे मज़ीद हम अगली स्लाइड्स में पढ़ेंगे। तो फिशेस में ब्लड सर्कुलेशन की बात करें तो जो वर्टिब्रेट का हार्ट है ये एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेज के ऊपर वेंट्रल एओर्टा से बनता है। तो फिशेस के अंदर जो ब्लड वेनस सिस्टम में फ़्लो करता है, इसके फ़्लो करने की डायरेक्शन ये है कि साइनस वेनोसिस, फिर एट्रियम, फिर वेंट्रिकल, फिर वहाँ से कोनस आर्टरियोसिस, और फिर वहाँ से वेंट्रल एओर्टा के अंदर चला जाता है। ये नेक्स्ट डायग्राम के अंदर भी दिखाया गया। 5 इसमें एफरंट वेसल्स होती हैं जो ब्लड को गिल्स तक लेके जाती हैं। वहाँ पे जाके इनकी फ़र्दर ब्रांचिंग और मज़ीद ब्रांचिंग होती है और ये कैपिलरीज़ के अंदर चेंज हो जाती हैं, क्योंकि कैपिलरीज़ ही वो एक्चुअल साइट है जहाँ पे गैस एक्सचेंज या मटेरियल्स का एक्सचेंज हो सकता है। ब्लड को वापस इकट्ठा करने के लिए इफरंट वेसल्स होती हैं जो सारी की सारी डोर्सल एओर्टा तक आती हैं, और वहाँ से ब्लड फिर ये सारी बॉडी में चला जाता है ताकि सभी बॉडी टिश्यूज़ तक ऑक्सीजन को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। अच्छा बेटा, तो ये वाली जो डायग्राम है ये बोनी फिशेस के अंदर उनके
सर्कुलेटरी सिस्टम और उनके हार्ट की डायग्राम है। तो हार्ट को वेंट्रल व्यू यानी कि निचली साइड से दिखाया गया है। आर्टरीज़ की जो मेजर ब्रांचेस हैं, तो ये ब्लड को गिल्स तक लेके जाती हैं इनको, और वहाँ से वापस लेके आती हैं। अच्छा, इनको ब्रेंकियल आर्टरीज़ कहा जाता है। और या फिर एम्ब्रियोलॉजिकली बात की जाए तो इनको एओर्टिक आर्चेस कहा जाता है। यानी कि एओर्टिक आर्चेस को ही फिशेस के केस के अंदर ब्रेंकियल आर्टरीज़ कहा जाता है। और इनकी जो नंबरिंग है ये रोमन नंबर्स के साथ की गई है। गिनती 2 से शुरू होती है, इसमें नंबर 1 नहीं है, 2, 3, 4, 5 और 6 है। रीज़न इसका ये है, इसमें 1 इसलिए नहीं है कि एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट के दौरान जो नंबर 1 एओर्टिक आर्च है वो ख़त्म हो जाती है। इसी वजह से एडल्ट्स के अंदर नंबर 1 एओर्टिक आर्च नहीं दिखाई गई। ठीक है, तो ये बेटा एक फ़िश के हार्ट की क्लियर डायग्राम है। इसमें चैम्बर तो मेन 2 ही होते हैं, यानी कि एक इसमें एट्रियम होता है और एक वेंट्रिकल होता है। तो इसके साथ जो एसोसिएटेड पोर्शंस हैं जिसमें साइनस वेनोसिस आता है और बल्बस आर्टरियोसस आता है ये, और उसके बाद एट्रियम और वेंट्रिकल के दरमियान में वेल्व है वो भी नज़र आ रहा है, और उसके बाद वेंट्रिकल और बल्बस आर्टरियोसस के दरमियान में एक वेल्व है ताकि ब्लड के बैक फ्लो को रोका जा सके, वो वापस दिल में ना आ जाए। तो इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि इसमें जो एट्रियम है इसकी वॉल्स कंपैरेटिवली पतली हैं, लेकिन जो वेंट्रिकल है इसकी वॉल्स मोटी हैं, क्योंकि वेंट्रिकल ने प्रेशर के साथ ब्लड को पंप करना होता है ताकि वो आगे सारी बॉडी के अंदर जा सके। तो लंग फिशेस की बात की जाए, लंग फिशेस के अंदर गिल्स की बजाय लंग्स होते हैं, इसलिए इनका सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो लंग फिशेस एक क्लासिकल एग्जांपल है जिसके ज़रिए हम ये देख सकते हैं कि लंग्स वाली सर्कुलेशन में और गिल्स वाली सर्कुलेशन के अंदर क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो इसके अंदर एक मेन डिफरेंस तो ये है कि एओर्टिक आर्च नंबर 6, यहाँ से एक अलहदा ब्रांच निकलती है, यानी कि यहाँ से एक नई वेसल निकलती है जो गिल्स वाले सिस्टम के अंदर नहीं होती। इस वेसल को पल्मोनरी आर्टरी कहा जाता है। पल्मोनरी आर्टरी वो वेसल होती है जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके लंग्स तक जाती है। इसके बारे में आप लोगों ने एफएससी में भी पढ़ा हुआ है कि वाहिद आर्टरी होती है जिसमें डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी कि सभी आर्टरीज़ में ऑक्सीजन वाला ब्लड है सिवाय पल्मोनरी आर्टरी के, और सभी वेंस के अंदर बग़ैर ऑक्सीजन वाला या डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है सिवाय पल्मोनरी वेन के। क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी दिल से ब्लड को लंग्स तक लेके जाती है और पल्मोनरी वेन लंग्स से ऑक्सीजन वाले ब्लड को दिल तक वापस लेके आती है, और ये दिल की लेफ़्ट साइड से दिल में एंटर होती है। अच्छा, तो ये वाली जो डायग्राम है ये लंग फिशेस के सर्कुलेटरी सिस्टम और इनके हार्ट की डायग्राम है। इनके अंदर आप देख सकते हैं कि जहाँ से पल्मोनरी आर्टरी निकल रही है, यानी कि नंबर 6 वाला जो एओर्टिक आर्च है, यहाँ से एक अलहदा ब्रांच निकल रही, इसी वेसल को पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं, और ये जो दूसरा ग्रुप था इसके अंदर नहीं थी। अच्छा, एट्रियम और वेंट्रिकल जो लंग फिशेस के अंदर पाया जाता है ये पार्शली डिवाइडेड होता है। दोबारा से एक दफ़ा इनको देखें कि इसके दरमियान में ये राइट साइड पे सबसे नीचे वाली लेबलिंग है, इसको लिखा हुआ है वेंट्रिक्यूलर सेप्टम, जो कि पार्शल है, यानी कि इसको कम्प्लीटली 2 में डिवाइड नहीं करता, इसके कुछ हिस्से को 2 में डिवाइड करता। तो ये इसी की बात हो रही है। तो इस पार्शियल डिविजन्स की वजह से ऑक्सीजनेटेड और डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसी हद तक एक दूसरे से अलग-अलग रहते हैं। इसके अलावा कोनस आर्टरियोसिस वाले पोर्शन के अंदर एक स्पाइरल वेल्व पाया जाता है,
जिसका काम ये होता है कि दिल की राइट साइड वाले ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी की तरफ और लेफ़्ट साइड वाले ब्लड को बाकी की एओर्टिक आर्चेस की तरफ को डाइवर्ट करते हैं। तो जो फिर राइट साइड वाला ब्लड होता है ये लंग्स की तरफ चला जाता है, वहाँ से ऑक्सीजन लेके आता है लेफ़्ट साइड पे, और लेफ़्ट साइड से फिर इसको बाकी की बॉडी में सर्कुलेट होने के लिए भेज दिया जाता है। यानी कि हासिल कलाम इसका ये है कि लंग फिशेस के अंदर पल्मोनरी सर्किट और सिस्टेमिक सर्किट अलग-अलग से देखा जा सकता है। ये आपने एफएससी में भी बेटा पहले पढ़ा था कि सर्कुलेशन या सर्कुलेटरी सिस्टम को दो डिवीजन्स में डिवाइड किया जाता है। एक होता है पल्मोनरी सर्किट जो दिल से लंग्स तक और वापस दिल तक होता है, और दूसरा सिस्टेमिक सर्किट होता है जो दिल से पूरी बॉडी तक और फिर वापस दिल तक होता है। तो इस चीज़ को लंग फिशेस के अंदर भी देखा जा सकता है। अच्छा, तो ये बेटा फ़िश का जनरल सर्कुलेटरी सिस्टम है, जिसमें लेफ़्ट साइड पे फ़िश का हार्ट, इसके दो चैम्बर यानी कि वेंट्रिकल और एट्रियम। वेंट्रिकल से ब्लड निकलता है तो ये ऊपर गिल कैपिलरीज, गिल सर्कुलेशन, और वहाँ से आगे गिल से ऑक्सीजन जब इसमें ऐड हो जाती है, अब इसका कलर रेड हो गया, एरो लगे हुए हैं साथ। तो फिर ये जाता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर, यानी कि पूरी बॉडी का चक्कर लगाता है। वहाँ पे इसमें से जो ऑक्सीजन है बॉडी के टिश्यूज़ में डिफ्यूज़ हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड वापस ब्लड तक आ जाती है, और ये दोबारा से दिल में आ जाता है, और दिल इसको फिर से गिल्स की तरफ को पंप कर देता है। यानी कि एक टाइम में ब्लड एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, दो डायरेक्शंस में नहीं करता। इसी किस्म के सिस्टम को सिंगल सर्किट सर्कुलेशन कहा जाता है। यानी कि फिशेस में जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये सिंगल सर्किट होता है, एक टाइम में ब्लड एक ही डायरेक्शन में मूव करता है। लेकिन जो मॉडर्न एनिमल्स हैं इससे बेहतर वाले, जिस तरह से इंसान की बात करें तो उनका हार्ट डबल सर्किट होता है, यानी कि एट अ टाइम ब्लड दो डायरेक्शंस में मूव करता है, दिल से लंग्स तक और दिल से पूरी बॉडी तक। इस केस के अंदर यही जो डायग्राम है, ये आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आएगा आपको कोर्स में कि फिशेस के दिल तक कभी भी ऑक्सीजन वाला ब्लड नहीं पहुंचता, क्यों नहीं पहुंचता। यानी कि क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट होगी वो ये होगी, द हार्ट ऑफ फिशेस नेवर रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वाई। तो रीज़न ये है कि हार्ट तक ब्लड तभी आता है जब वो सारी बॉडी का चक्कर लगा कर आता है, तब तक उसमें ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम हो चुका होता है, वो डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है, और हार्ट सिंपली उसको पंप करता है गिल्स की तरफ, वहाँ से उसमें ऑक्सीजन ऐड होती है, लेकिन वो वहाँ से वापस दिल तक नहीं आता, वो सारी बॉडी का चक्कर लगाता है फिर दिल तक आता है। इस प्रोसेस में उसमें से ऑक्सीजन फिर बॉडी टिश्यूज़ में चली जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में आ जाती है, जिसकी वजह से वो अगेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में चेंज हो जाता है। रीज़न इसका सिंगल सर्किट होना ही है, इसी वजह से इसको कभी भी दिल तक ऑक्सीजन वाला ब्लड नहीं आता। अच्छा, अब इस डायग्राम के अंदर अगेन सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ फिश दिखाया गया है। सबसे नीचे एक एडल्ट फिश की डायग्राम है, और इसके अंदर इसका सर्कुलेटरी सिस्टम दिखाया गया है। और सबसे जो ऊपर वाली डायग्राम है इसमें ब्लैक एरोस के साथ ब्लड की डायरेक्शन को शो किया गया है, और जो इसके दिल के दो खाने और उनके साथ एसोसिएटेड पोर्शंस, यानी कि साइनस वेनोसिस और कोनस आर्ट्रियोसिस, ये दोनों भी दिखाए गए हैं। अच्छा, तो फिशेज़ एक इस तरह के इन्वायरमेंट में रहती हैं जहाँ पे जो ऑक्सीजन की परसेंटेज है ये हवा में मौजूद ऑक्सीजन की निस्बत बहुत कम होती है। इसलिए अपने ब्लड स्ट्रीम के अंदर ऑक्सीजन का लेवल इनफ रखने के लिए फ़िशेज़ को अपने गिल्स के ऊपर से ज़्यादा पानी गुजारना पड़ता है, ताकि उसके अंदर से मैक्सिमम ऑक्सीजन को एब्ज़ॉर्ब करके अपने ब्लड के अंदर शामिल कर सकें। तो पानी में रहने का एक मसला भी है कि एक तो पानी के अंदर ऑक्सीजन वैसे ही कम होती है, दूसरा पानी में हर डेप्थ के ऊपर, मतलब पानी के टॉप सरफेस से लेके मिड तक और मिड से नीचे बिल्कुल
बॉटम में ऑक्सीजन का लेवल सेम नहीं रहता। ये टेम्परेचर के साथ भी वेरी करता है, और साफ़ पानी में या गदले पानी में, ग्रीन कलर के पानी में, बिल्कुल कीचड़ जैसे पानी में, इसमें सब में ऑक्सीजन का लेवल सेम नहीं होता। तो ये फ़िश का मैकेनिज़्म है, ये इसीलिए मैं डायग्राम ऐड की थी। इसमें ये जो ब्लू कलर के एरोस जाते नज़र आ रहे हैं, ये शो कर रहे हैं कि फ़िश के माउथ से पानी कैसे अंदर एंटर होता है। और जहाँ पे ऑरेंज कलर का एरो लगा हुआ है, ये उस जगह को शो करता है जो फ़िश का अपर कलम है, जहाँ से पानी बाहर निकल जाता है। तो यहीं पे फ़िश के गिल्स होते हैं, पानी इसके ऊपर से गुज़र के अपर कलम से बाहर निकल जाता है, और इसी दौरान इसमें गैस एक्सचेंज होता है। ठीक है, ये एक दूसरी फ़िश इसके अपर कलम खोल के दिखाए गए हैं, जिसके अंदर दोनों साइड पे इसके गिल्स और गिल फिलामेंट्स नज़र आ रहे हैं, जो कि इसके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं। ठीक है, ये एक और फ़िश जिसको डाइसेक्ट करके ओपन किया गया है, और इसके हेड के बिल्कुल पिछले पोर्शन के अंदर आपको इसके गिल्स नज़र आ रहे हैं, जिसके नीचे जो वाइट कलर का थोड़ा पोर्शन है, इनको गिल आर्चेस कहा जाता है, कार्टिलेज के बने होते हैं। और उसके ऊपर जो डार्क रेड कलर के फिलामेंट्स हैं, इनको गिल फिलामेंट्स कहा जाता है। तो फ़िश का मोस्टली ब्लड इन्हीं के अंदर ही जमा होता है। और अब आगे चलते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है, ये है पंपिंग मैकेनिज़्म। तो फिशेस के अंदर एक मस्कुलर पंपिंग मैकेनिज़्म होता है, जिससे ये वाटर को अपने माउथ के अंदर, वहाँ से अपने फेरिंग्स यानी कि गले के अंदर, और फिर गिल्स के ऊपर से गुजार के गिल ओपनिंग्स या अपर कलम या गिल स्लिट से बाहर निकाल देते हैं। तो फेरिंग्स के इर्द गिर्द जो मसल्स पाए जाते हैं, और अपर क्यूलर कैविटी यानी कि इसके सार की दोनों साइड पे वो कैविटी जहाँ पे इसके गिल्स होते हैं, वो मसल्स की वजह से ही ये जो इसका पंपिंग मैकेनिज़्म है वो चलता है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा फ़िश को, अगर एक्वेरियम वगैरह में, तो फ़िश बार बार अपना मुंह खोलती है और बंद करती है। तो मुंह खोलती इसलिए है कि उसके मुंह के अंदर पानी जाए, और जब मुंह को बंद करती है प्रेशर डेवलप होता है, उस प्रेशर से वो पानी पीछे को पंप होता है और अपर कलम खुलता है, जिससे वो पानी फिर बाहर निकल जाता है। तो वो फ़िश पानी पी नहीं रही होती, बेसिकली वो उस पानी के अंदर सांस ले रही होती है। ठीक है, तो अब इस डायग्राम के अंदर भी फ़िश के माउथ और उसके गिल्स के ऊपर से पानी के मैकेनिज़्म को दिखाया गया है कि पानी किस डायरेक्शन से किधर को फ्लो करता है। सेकंड इसमें मेथड है, इसको रैम वेंटिलेशन कहा जाता है। तो कुछ इलास्मोब्रैंक्स यानी कि जो शार्क्स वगैरह होती हैं, और खुले समंदर में रहने वाली बोनी फिशेस जिस तरह से ट्यूना है, तो ये बार बार ऐसे अपने मुंह को खोलती या बंद नहीं करती, ये पानी में तैरते हुए अपना मुंह लगातार खोल के रखती हैं। इस मेथड को रैम वेंटिलेशन कहा जाता है। इलास्मोब्रैंक्स यानी कि जो शार्क्स वगैरह होती हैं, इनके गिल्स के ऊपर वो ढक्कन सा, जिसको अपर कलम कहते हैं, वो नहीं होता है जिससे वाटर को पंप कर सकें। इसलिए शार्क्स लगातार तैरती हैं ताकि इनके मुंह से पानी अंदर जाके इनके गिल स्लिट से बाहर निकलता रहे। अगर ये पानी में एक जगह स्टिल हो जाएंगी, तो पानी इनके माउथ के अंदर से गुजर के गिल स्लिट से बाहर जाना बंद कर देगा, तो फिर इनको सांस नहीं आएगा और मर जाएंगी। इसी वजह से मोस्टली शार्क्स ज़िंदा रहने के लिए लगातार तैरती रहती हैं। ये एक यूनिक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ठीक है, ये डायग्राम के अंदर ना जो रेड कलर का सर्कल लगाया है, इसके अंदर ये शार्क के गिल स्लिट्स नज़र आ रहे हैं, इसके ऊपर अपर कलम नहीं होता। इस वजह से अब इस शार्क को भी आप देखेंगे, इसका मुंह थोड़ा सा खुला हुआ है। तो ये ऐसे ही अपना मुंह थोड़ा सा खोल के तैरती रहती है ताकि पानी इधर से अंदर जाए, और ये जो सर्कल के अंदर गिल स्लिट्स बने हुए हैं, यहाँ से बाहर निकलता जाए। तो यही इसका सांस लेने का मैकेनिज़्म है। अगर ये रुक जाएगी तो फिर पानी अंदर से पास नहीं करेगा, और ये बगैर ऑक्सीजन के मर जाएगी। ठीक है, इस डायग्राम के अंदर भी शार्क्स के अंदर यही इनके रेस्पिरेटरी सिस्टम को ही दिखाया गया है। तो मोस्टली शार्क्स के अंदर 5 से लेकर 7 तक गिल स्लिट्स होते हैं और अपर कलम नहीं होता। जब पानी गिल्स के ऊपर से गुजरता है, तो ऑक्सीजन ब्लड के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड पानी के अंदर डिफ्यूज़ कर जाती है। तो
कुछ के अंदर एक अल्टरनेटिव मैकेनिज़्म पाया जाता है जिसको स्पायरिकल्स भी कहा जाता है, जिससे ये पानी को अपनी बॉडी के अंदर लेकर जाते हैं। ठीक है, तो ये मैकेनिज़्म यहाँ पे दिखाया गया है क्लियरली। अच्छा, स्पायरिकल वेंटिलेशन की बात कर रहे हैं तो कुछ फिशेस होती हैं, ये अपने गिल्स के ऊपर से पानी गुजारने के लिए एक मिलते जुलते मैकेनिज़्म को यूज़ करती हैं। इसको स्पायरिकल वेंटिलेशन कहा जाता है। तो ऊपर कलम को यूज़ करने की बजाय ये फिशेस गिल बार्स को यूज़ करती हैं। उनके ऊपर बाहर वाली साइड पे जो फ्लैप्स होते हैं वो कंट्रैक्ट होकर बंद भी हो जाते हैं और खुल भी जाते हैं, जिससे क्या होता है कि अंदर प्रेशर डेवलप होता है, जिससे पानी मूव करता है। यानी कि अपर कलम जो खुलता और बंद होता है वो भी इसके जो अपर क्यूलर कैविटी उसमें प्रेशर को चेंज करता है। लेकिन जो शार्क्स होती हैं, अब इनके पास अपर कलम तो नहीं होता, लेकिन ये जो इनकी गिल स्लिट्स हैं ये इनको ही कंट्रैक्ट करके बंद कर लेती हैं और फिर खोल भी लेती हैं, जिसकी वजह से जो प्रेशर में चेंज आता है उसकी वजह से पानी आगे मूव करता है। अब मैं आपको ये जो पीछे वाली डायग्राम थी एक दफ़ा दोबारा दिखाता हूँ। इसमें देखें कि इसने शुरू वाले दो तो ज़रा दूर दूर हैं, लेकिन जो लास्ट वाले इसने ऐसे कंट्रैक्ट करके उनको बंद किया हुआ है, यानी कि इसकी जो फिन के पास वाले 3 स्लिट्स हैं इनको। तो ये वाला फिर जो मेथड है इसको स्पायरिकल वेंटिलेशन कहा जाता है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमने अपना प्रीवियस लेक्चर यहीं पे छोड़ा था और अब हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। इसमें हम स्विम ब्लैडर के बारे में पढ़ रहे थे, जो फिशेस के अंदर पाया जाने वाला एक बैलून लाइक ऑर्गन होता है छोटा सा। तो इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, कितनी तरह का होता है, ये फिशेस में डेवलप कैसे हुआ, पहले इसका क्या फंक्शन होता था और चेंज होके अब क्या हो गया। तो हम यही चीज़ें डिस्कस कर रहे थे, इसमें आगे चलते हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट्स ये आपकी बुक वाली डायग्राम है और इसमें बेसिकली ए बी और सी 3 डायग्राम्स हैं। टॉप लेफ़्ट पे ए है, टॉप राइट पे बी है और बॉटम वाली डायग्राम जो थोड़ी बड़ी है ये सी है। अच्छा, अब ये सभी पॉइंट्स की एक्सप्लेनेशन जो है ये मैंने नेक्स्ट स्लाइड के अंदर दी हुई है, हम इसको पढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पॉइंट ए है ये इनके ओरिजिन के बारे में बात करते हैं कि जो न्यूमेटिक सैक थे ये शुरू में एसोफेगस यानी कि जो खुराक की नाली थी उसकी निचली साइड के एक एक्सटेंडेड आउट ग्रोथ के तौर पे बना, और जो ज़माना कदीम में पाई जाने वाली फ़िशेस थी न्यूमेटिक सैक्स को लंग्स के तौर पे यूज़ करती थी। हम वापस अपनी डायग्राम पे आते हैं जी। इसके अंदर ये जो थोड़ा ऑरेंज कलर का पाइप अंदर से गुज़र रहा है ये एसोफेगस है। इसके अगर आप ये देखें जहाँ पे न्यूमेटिक डक्ट लिखा है, इससे एक छोटी सी ट्यूब अलहदा होती है जो न्यूमेटिक सैक के साथ कनेक्ट होती है, यानी कि ये एसोफेगस की निचली साइड पे काके को बड़ा हुआ हिस्सा था। अच्छा, अब इसका जो पॉइंट नंबर बी है इसको डिस्कस करते हैं कि प्रिमिटिव लंग्स जो थे ये वर्टिब्रेट्स की एवोल्यूशन के दौरान पहले से ज़्यादा डेवलप हुए और इनके अंदर मज़ीद छोटे छोटे इंटरनल कंपार्टमेंट्स बने। ये इंटरनल कंपार्टमेंट्स बनने के प्रोसेस को ही कंपार्टमेंटलाइजेशन कहा जाता है। यानी कि जिस तरह से समझें कि एक बड़ा हॉल है उसके अंदर छोटे छोटे बहुत सारे रूम्स बना देना। इससे ये फ़ायदा होता है कि सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाता है, और रूल आपको पता है कि जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा गैस एक्सचेंज उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, हम अपनी ना ये बी वाली डायग्राम को दोबारा देखते हैं। इसको अगर आप थोड़ा गौर से देखेंगे तो इसके अंदर आपको ये ट्यूब सी बनी हुई नज़र आएंगी जहाँ पे टेट्रापॉड लंग लिखा हुआ है। तो ये जो न्यूमेटिक सैक था इसके अंदर ये जो ट्यूब्स बनी हुई हैं ये इसकी फर्दर कंपार्टमेंटलाइजेशन को शो करती हैं, यानी कि इसका सरफेस एरिया अब इंक्रीज़ हो गया। तो ऐसा मोस्टली खुश्की पे पाए जाने वाले वर्टिब्रेट्स के अंदर होता है जिनके अंदर सॉलिड लंग्स पाए जाते हैं, मतलब बैलून लाइक लंग्स नहीं होते, सॉलिड होते हैं। अब हम आते हैं इसके पॉइंट सी की तरफ।
तो पॉइंट सी में बात इस चीज़ के अंदर हो रही है कि मोस्टली बोनी फिशेस के अंदर जो न्यूमेटिक सैक्स हैं इनको स्विम ब्लैडर कहा जाता है, और ये फ़िश की बॉयंसी यानी कि उसकी जो पानी में अपलिफ्टिंग एबिलिटी होती है उसको रेगुलेट करने के लिए मॉडिफाइड होते हैं। तो स्विम ब्लैडर फ़िश की बॉडी में डॉर्सल साइड पे होते हैं ताकि फ़िश पानी में जिस पोजीशन में आपको तैरती हुई नज़र आती उसी पोजीशन में रहे। बेली अप यानी कि निचली साइड ऊपर, ऊपर वाली साइड नीचे, वैसे ना हो जाए। न्यूमेटिक डक्ट एक छोटी सी ट्यूब होती है जो एसोफेगस और स्विम ब्लैडर को कनेक्ट करती है। तो स्विम ब्लैडर की दो टाइप्स होती हैं। एक टाइप तो वो होती है जिसमें ये न्यूमेटिक डक्ट के साथ एसोफेगस में जुड़ा होता है। इसकी जो दूसरी टाइप होती है उसमें न्यूमेटिक डक्ट नहीं होती है और स्विम ब्लैडर और एसोफेगस के दरमियान में कोई कनेक्शन नहीं होता। तो फिर ये फ़िशेज़ अपना मुंह खोल के अपने स्विम ब्लैडर में हवा नहीं भर सकती, उसके लिए इनमें एक अल्टरनेट मैकेनिज़्म पाया जाता है। वो एक किस्म का समझें कि काउंटर करंट एक्सचेंज मैकेनिज़्म होता है, उसको रैटी मेरिबल कहा जाता है। तो वहाँ से ये गैसेस फ़िल्टर हो के स्विम ब्लैडर के अंदर फिल हो जाती हैं, और स्विम ब्लैडर का जो पिछला सिरा होता है उसको ओवेल कहा जाता है। वहाँ से ये वापस ज़रूरत पड़ने पे ब्लड में दोबारा से शामिल की जा सकती हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर हम इन्हीं को ही डिटेल से देखेंगे। अच्छा, तो स्विम ब्लैडर और इसके फंक्शंस के अंदर बॉयंसी रेगोल्यूशन, इसमें फ़िशेस की कुछ अडाप्टेशंस हैं। टोटल 4 हैं, हम उनको डिस्कस करते हैं। तो फ़िशेस पानी में जिस तरह से अपनी वर्टिकल पोजीशन सीधी रखती हैं, उसके लिए इनके अंदर 4 तरह की अडाप्टेशंस होती हैं। फर्स्ट अडाप्टेशन ये है कि फ़िशेस अपने टिश्यूज़ के अंदर इस तरह के कंपाउंड्स को जमा करती हैं जिनकी डेंसिटी कम होती है। अच्छा, अब फिशेस में गैस एक्सचेंज के मैकेनिज़्म को डिस्कस करते हैं। तो गिल सरफेस के ऊपर जो वाटर के अंदर से गैस एक्सचेंज होता है, ये बड़ा एफिशिएंट प्रोसेस है। इसमें गिल आर्चेस या विसरल आर्चेस कार्टिलेज के बने हुए कर्व पोर्शन होते हैं। इनका काम होता है गिल्स को सपोर्ट करना। सपोर्ट करने से मुराद ये कि उनको उनकी जगह पे मेंटेन रखना। तो इनके ऊपर बहुत सारे फिलामेंट्स होते हैं जिनको गिल फिलामेंट्स कहा जाता है। और गिल फिलामेंट को अगर मतलब कि बड़ा करके देखा जाए तो इसके ऊपर एपिथेलियम के बहुत सारी फोल्डिंग्स होती हैं जिनको फेरेंजियल लैमिली कहा जाता है। ठीक है, लैमिला इसका सिंगल है, लैमिली इसकी जमा है। तो ब्रेंकियल आर्टरीज ब्लड को गिल्स तक लेके आती हैं और फिर वहाँ से आगे ब्रांचिंग होके कैपिलरीज में चेंज हो जाती हैं जो कि अकेले अकेले गिल फिलामेंट्स के अंदर जाती हैं। तो वहीं पे फेरेंजियल लैमिली के अंदर एक्चुअल गैस एक्सचेंज होता है। इसको हम अभी नेक्स्ट वाले डायग्राम के अंदर देख के डिस्कस करते हैं। ठीक है बेटा, तो ये वो वाली डायग्राम है जो आपकी बुक वाली है। इसके अंदर सबसे ऊपर एक फ़िश को दिखाया गया है, उसके बाद जो नीचे जिस डायग्राम के साथ छोटे वाला ए लिखा हुआ है ब्रैकेट में, ये इसके गिल आर्चेस और गिल फिलामेंट्स दिखाए गए हैं। ठीक है, रेड और ब्लू कलर की जो दो इसमें लाइंस हैं ये ब्लड के फ़्लो को शो करती हैं। उसके बाद एक गिल फिलामेंट को मज़ीद जूम करके बड़ा किया जाए तो इसके ऊपर ये जो 3 पैड से नज़र आ रहे हैं जिनके अंदर से ब्लू कलर के एरो गुजर रहे हैं जो कि वाटर है, इनको ही लैमिली या फेरेंजियल लैमिली कहा जाता है। ठीक है, जिस डायग्राम के नीचे राइट साइड पर छोटी डायग्राम है जिसके नीचे स्मॉल बी लिखा है, ये इन्हीं लैमिली का माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। और उसके बाद जो नीचे 2 एरोज़ लगे हुए हैं ये काउंटर करंट एक्सचेंज मैकेनिज़्म को शो करते हैं। काउंटर करंट एक्सचेंज मैकेनिज़्म का मतलब ये है कि गिल्स के ऊपर से पानी गुजरने की डायरेक्शन और गिल्स के अंदर से ब्लड गुजरने की डायरेक्शन हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट होती है। रीज़न इसका ये है, ये नीचे डी वाली डायग्राम के अंदर दिखाया भी गया है कि अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में गुजरेंगे तो वाटर और ब्लड के दरमियान गैस एक्सचेंज कम होगा। लेकिन अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में गुजरें जिस तरह से कैप सी वाली डायग्राम में दिखाया गया, तो तब इनमें गैस एक्सचेंज ज़्यादा होगा। इसीलिए कुदरती तौर पर फ़िशेस के अंदर ये एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में ही गुजरते हैं
और इसी प्रोसेस को काउंटर करंट एक्सचेंज मैकेनिज़्म कहा जाता है। तो यही डायग्राम मतलब कि उसी जैसी है, ये थोड़ी क्लियर है इसलिए अब इसको दोबारा देखें। इसमें एक फिश और उसका अपर कॉलम रिमूव करके उसके गिल्स दिखाए गए हैं। ऑरेंज कलर का जो एरो इसके फ़िश के माउथ के पास लगा हुआ है, ये इस चीज़ को शो करता है कि यहाँ से पानी अंदर जाएगा और इसके गिल्स के ऊपर से होके बाहर चला जाएगा। पर्पल कलर का जो एरो है ये पानी के बाहर जाने की डायरेक्शन को शो करता है। अच्छा, इसी एरो के आगे गिल का थोड़ा जूम्ड वर्जन है जिसके अंदर गिल आर्चेज, उसकी बैक साइड पे जो कंघी सी बनी होती है जिनको गिल रैकर्स कहते हैं वो, और गिल फिलामेंट्स दिखाए गए हैं। ठीक है, अब ये जो नीचे वाली डायग्राम, इसमें गिल फिलामेंट को जब मज़ीद बड़ा करके देखा जाता है तो हर फिलामेंट बहुत सारे फोल्ड्स पे मुश्तमिल होता है जिनको लैमिली कहा जाता है, और हर लैमिली के अंदर से कैपिलरीज का एक नेटवर्क गुजरता है। जो बड़े बड़े ब्लू कलर के एरोज़ हैं ये वाटर की डायरेक्शन को, और दूसरा जो छोटे एरोज़ हैं ये ब्लड की डायरेक्शन को शो करते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि वाटर के फ़्लो करने की डायरेक्शन और ब्लड के फ़्लो करने की डायरेक्शन दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, यानी कि ये काउंटर करंट एक्सचेंज मैकेनिज़्म है। सिमिलरली इस डायग्राम के अंदर भी फ़िश और फिश के गिल्स, इसके गिल फिलामेंट्स और गिल फिलामेंट्स को बड़ा करके उसके अंदर जो कैपिलरी बेड्स हैं और इसके फेरेंजियल लैमिली हैं वो दिखाए गए हैं। अगेन ब्लू कलर के जो बड़े एरो ये वाटर की डायरेक्शन को शो करते हैं, और जो दूसरे छोटे ब्लैक एरोज़ हैं ये ब्लड की डायरेक्शन को शो करते हैं। इसमें भी बॉटम राइट के ऊपर जो डायग्राम है इसमें काउंटर करंट एक्सचेंज मैकेनिज़्म को दिखाया गया है, यानी कि वाटर और ब्लड अपोजिट डायरेक्शंस में फ़्लो कर रहा है, इसकी वजह से गैस एक्सचेंज मैक्सिमम होता है। अच्छा, तो इसमें अगली चीज़ आती है स्विम ब्लैडर और लंग्स। स्विम ब्लैडर के बारे में हमने फ़िश एनाटॉमी के अंदर पढ़ा था कि मोस्टली बॉनी फिशेस के अंदर बॉडी की डॉर्सल साइड पे पाया जाने वाला है बैलून की तरह का एक ऑर्गन होता है जिसको स्विम ब्लैडर कहा जाता है। इसका मेन फंक्शन तो होता है फ़िश के अंदर बायंसी को मेंटेन रखना, यानी कि फ़िश इसकी मदद से पानी में या तो ऊपर आ सकती है या एक स्पेसिफिक डेप्थ तक जा सकती है, यानी कि इसमें हवा भर लेगी तो ऊपर आ जाएगी, हवा को निकाल देगी तो नीचे चली जाएगी। दूसरा, ये कुछ एडिशनल फंक्शंस भी परफॉर्म करता है जो रेस्पिरेशन से लेके पानी में डिफरेंट वाइब्रेशंस को डिटेक्ट करने तक या फिर हेयरिंग यानी कि सुनने से भी रिलेटेड होते हैं, जिनको हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो इसमें एक फ़िश की एग्जांपल दी गई है, इसको इंडियन क्लाइंबिंग पर्च कहा जाता है। तो ये फ़िश इस तरह के इलाके में पाई जाती है, यानी कि जो इसका हैबिटेट है जहाँ पे एक दरिया ख़त्म होकर समंदर में गिरने से पहले छोटी छोटी ब्रांचेस या ट्रिब्यूटरीज के अंदर डिवाइड हो जाता है वहाँ पे, तो उस इकोसिस्टम के अंदर पानी के अंदर भी या उसके बिल्कुल आसपास बहुत सारे दरख्त होते हैं। तो ये जो फ़िश जिसको इंडियन क्लाइंबिंग पर्च कहा जाता है अपनी ज़िंदगी का मोस्टली हिस्सा खुश्की पे गुजारती है और ये दरख्तों पे भी चढ़ जाती है, इस वजह से इसको इंडियन क्लाइंबिंग पर्च कहा जाता है। तो इन फिशेस के अंदर अक्सर बोनी फिशेस की तरह से गैस चैम्बर्स पाए जाते हैं जिनको न्यूमेटिक सैक्स कहा जाता है। तो नॉन टीलियोस्ट फिशेस और कुछ टीलियोस्ट फिशेस के अंदर एक न्यूमेटिक डक्ट यानी कि किस तरह की छोटी सी ट्यूब होती है जो न्यूमेटिक सैक को इसके एसोफेगस या डाइजेस्टिव सिस्टम के किसी पोर्शन के साथ कनेक्ट करती है। उससे ये होता है कि ये फ़िश पानी से थोड़ा ऊपर आके काफ़ी सारा बड़ा मुंह खोल के बहुत सारी हवा इकट्ठी इनगल्फ कर लेती हैं जो इन सैक्स के अंदर जाके इनको फुला देती है, और वहीं पे जो इसकी वास्कुलर सर्फेसिस हैं वहाँ पे गैस एक्सचेंज होता है। यानी कि मोस्टली फिशेस ऐसी भी होती हैं इनके अंदर जो स्विम ब्लैडर है, जो इसकी मेम्ब्रेनस सरफेस होती है, इसके अंदर से बहुत सारी बारीक बारीक ब्लड वेसल्स जैसे कैपिलरीज हैं वो गुजरती हैं, इसलिए ये अपने न्यूमेटिक से कि स्विम ब्लैडर से के अंदर हवा भर के उसके थ्रू गैस एक्सचेंज कर सकती हैं।
इसीलिए जो इंडियन क्लाइंबिंग पर चाहे लंग फिशेस हैं और एक इनका एंशियंट ग्रुप था, इनको रेप्टिस्टियंस कहा जाता है, उसमें जो न्यूमेटिक्स है ये लंग्स के तौर पे ही काम करते थे। ब्रैकेट में ईडी इसलिए लिखा है कि जो एंशियंट ग्रुप है ये अब ख़त्म हो गया, लेकिन क्लाइंबिंग बर्च और लंग फिशेस ये अभी पाई जाती हैं। तो बाकी बोनी फिशेस के अंदर जो गिल्स के ज़रिए सांस लेती हैं उनमें भी न्यूमेटिक सैक पाए तो जाते हैं, लेकिन वो रेस्पिरेशन का काम नहीं करते, वो स्विम ब्लैडर का काम करते हैं, यानी कि बॉडी में बॉयंसी वगैरह मेंटेन रखने के लिए यूज़ होते हैं। अच्छा, तो ये स्विम ब्लैडर की डायग्राम है, बल्कि रियल पिक्चर है। तो ये फ़िश को डाइसेक्ट करके उसकी बॉडी के अंदर से स्विम ब्लैडर निकाल के बाहर रखा गया है। इसमें से जो नीचे वाला स्विम ब्लैडर है, इसके आप अगर लेफ़्ट पोर्शन को गौर से देखें तो आपको इसके ऊपर रेड रेड ब्लड वेसल्स नज़र आएंगे, यानी कि ये वो स्विम ब्लैडर है जो गैस एक्सचेंज के अंदर यूज़ होता है। जबकि जो ऊपर वाली पिक्चर के अंदर स्विम ब्लैडर आपको नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आपको कोई भी इस तरह से ब्लड वेसल्स का नेटवर्क नज़र नहीं आएगा, यानी कि ये सिर्फ बॉयंसी मेंटेन रखने के लिए यूज़ होता है, रेस्पिरेशन के अंदर यूज़ नहीं होता। अच्छा, उसके बाद इसी के मतलब नेक्स्ट कंटिन्यूड पार्ट है। अक्सर जोलॉजिस्ट ये बिलीव करते हैं कि जो लंग्स हैं ये स्विम ब्लैडर से पुराना स्ट्रक्चर है, यानी कि एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करें तो लंग्स पहले बने थे, स्विम ब्लैडर इसके बाद में बना था। तो बोनी फिशेस की जो एवोल्यूशन की अर्ली स्टेजेस थी, इसका ज़्यादातर हिस्सा कंपैरेटिवली वार्म वाटर की वाली जो फ्रेश वाटर लेक्स थी या स्ट्रीम्स थी उनके अंदर हुआ था। ये बात है डिवोनियन पीरियड की, जिसको एज ऑफ फिशेस भी कहा जाता है। तो उसके बाद ये जो वाटर बॉडीज़ की बात हो रही है, ये फ्रीक्वेंटली मतलब कि अक्सर ये स्टेगनेंट हो जाती थी, मतलब कि जब बारिशें नहीं होती थी तो आहिस्ता आहिस्ता इनका पानी सूखना भी शुरू हो जाता था, और जब पानी कम रह जाता है तो पानी स्टैगनेंट यानी कि गदला हो जाता है, यानी कि साफ़ पानी नहीं रहता, उसके अंदर कीचड़ की कंटेंट ज़्यादा हो जाते हैं, और जिस तरह से किसी छप्पड़ वगैरह का खड़ा पानी होता है उस तरह से ना एक गंदा पानी हो जाता है। तो इस तरह के हैबिटेट के अंदर अगर किसी एनिमल के अंदर लंग्स हैं तो वो पानी के अलावा बाहर से भी सांस ले सकता है, लेकिन अगर किसी एनिमल के अंदर गिल्स हैं तो वो इतने गंदे पानी के अंदर गिल्स के थ्रू सांस नहीं ले सकता और वो यहाँ पे सरवाइव नहीं कर सकता। इसलिए इसी बेस पे जो जोलॉजिस्ट हैं ये बिलीव करते हैं कि जो शुरू वाली फिशेस जो यहाँ पे रहा करती थी, इनके अंदर सांस लेने के लिए गिल्स थे, जो कि पानी गदला हो जाने पे या पानी बिल्कुल सूख जाने पे भी काम करते थे, क्योंकि लंग्स हवा में सांस लेने के लिए यूज़ होते हैं। तो दूसरी तरफ अगर मॉडर्न बोनी फिशेस की एवोल्यूशन की बाद वाली स्टेजेस को देखें तो ये मेरीन और फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट में है। तो मेरीन वाटर इन्वायरमेंट या फ्रेश वाटर की अगर बड़े साइज़ की बॉडी, जिस तरह से कोई बहुत बड़ी लेक है, तो उसके अंदर स्टैग्नेशन के चांसेस इतने नहीं होते, यानी कि मेरीन वाटर होता ही इतना ज़्यादा है कि वो स्टैगनेंट नहीं हो सकता, वो वैसे का वैसे रहता है। तो वहाँ पे आके फिर ये जो न्यूमेटिक सैक्स थे, इनको बायंसी रेगुलेट करने के लिए यानी पानी में सीधे रहने के लिए यूज़ करना शुरू कर दिया, और उसके बाद सांस लेने के लिए अल्टरनेटिव ऑर्गन्स यानी कि गिल्स डेवलप हुए जो कि सिर्फ पानी में काम करते हैं। यानी कि यही जो पैराग्राफ है इसको एक दफ़ा मैं फिर आपको सिंपल वर्ड्स में समझा देता हूँ कि जोलॉजिस्ट ये बिलीव करते हैं कि फ़िशेज़ के अंदर जो लंग्स हैं या जो न्यूमेटिक्स है कि ये शुरू में लंग्स के तौर पे काम करते थे और बाद में इनका फंक्शन चेंज होके बॉयंसी मेंटेन रखने वाले स्विम ब्लैडर का बन गया। उसकी सपोर्ट में पॉइंट ये जाता है कि जो शुरू वाली फ़िशेज़ थी और इनकी शुरू वाली एवोल्यूशनरी स्टेजेस थी, ये कंपैरेटिवली वार्म वाटर वाली फ्रेश वाटर लेक्स थी और स्ट्रीम्स थी, मतलब कि छोटी वाटर बॉडीज़ थी। तो
गर्मियों के अंदर जब बारिशें नहीं होती थी तब इनमें से पानी आहिस्ता आहिस्ता सूख जाता था और बाकी बचा हुआ पानी गदला हो जाता था। अब इसमें रहने वाली जो पुरानी फिशेस थी वो सांस लेने के लिए अपने लंग्स को इस्तेमाल करती थी। आप ये कह सकते हैं कि इनके अंदर जो न्यूमेटिक सैक्स थे इनको लंग्स के तौर पे इस्तेमाल करते थे। इसलिए अगर पानी गदला भी हो गया या पानी ख़त्म भी हो गया तब भी वो हवा में से सांस ले सकती थी। इसके बाद जो फिशेस की एवोल्यूशन की बाद वाली स्टेजेस हैं, यानी कि इससे लाखों करोड़ों साल बाद वाली, उस वक्त फिशेस के जो मोस्टली डाइवर्सिफिकेशन है वो मेरीन वाटर के अंदर जाके हुई, जिसमें नए नए ग्रुप बने। अब मेरीन वाटर इस तरह का इन्वायरमेंट है, इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि समंदर बहुत बड़ा होता है। तो समंदर के साथ कभी भी ये नहीं हो सकता कि समंदर का पानी सूख जाए या समंदर का पानी थोड़ा रह जाए जिसकी वजह से वो गदला हो जाए। इसलिए मेरीन वाटर के अंदर पानी की स्टेगनेशन या उसका ड्राई हो जाना मसला नहीं था। इसलिए वहाँ पे उन्होंने अपने न्यूमेटिक सैक को लंग के तौर पे यूज़ करना छोड़ दिया। उनके अंदर एक अल्टरनेट मैकेनिज़्म यानी कि गिल्स डेवलप हुए जो पानी के अंदर रहते हुए पानी में से ऑक्सीजन अलहदा करने के लिए यूज़ होते थे। तो फिर ये जो ऑर्गन उनकी बॉडी में पहले से मौजूद था यानी कि न्यूमेटिक सैक, इसको इन्होंने स्विम ब्लैडर के तौर पे यूज़ करना शुरू कर दिया, यानी कि पानी में अपनी बायंसी मेंटेन रखने के लिए। और चूँकि ये डॉर्सल साइड पे होता है इस वजह से फ़िश की ऊपर वाली साइड हमेशा नीचे वाली साइड या वेंट्रल साइड की निस्बत हल्की होती है। इसी वजह से फ़िश पानी में जिस तरह से आपको तैरती हुई नज़र आती है वो वैसे ही रहती है। अदरवाइज़ अगर ये स्विम ब्लैडर ना होता या ये बॉडी में वेंट्रल साइड पे होता तो मछली उल्टी हो जाती, वह अपसाइड डाउन हो जाती। इसी वजह से जब मछली मर जाती है तो फिर ये स्विम ब्लैडर के अंदर गैसेस का लेवल पहले जैसा नहीं रहता, जिस वजह से मछली ऐसे साइड रुख को होकर पानी के ऊपर आ जाती है। मर जाए या मरने लगे, दोनों सूरतों में मरने से पहले भी मछली ऐसे तिरछी होकर ऊपर को आ जाती है। एक्वेरियम में अगर आप लोगों ने कभी फ़िशेस रखी हैं तो आपको इस चीज़ का एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि जब ये मछलियों के मरने का टाइम आता है तब ये तिरछी हो जाती हैं और पानी के बिल्कुल ऊपर आ जाती हैं। ठीक है बेटा, तो ये हमारा आज का यहाँ तक का लेक्चर था। कल इंशाल्लाह हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इसमें ये जो डायग्राम है आपकी बुक वाली, इसको भी हम कल को ही डिस्कस करेंगे। ये इसी के साथ वाली है और यहीं से हम अपना नेक्स्ट लेक्चर शुरू करेंगे। तो इससे रिलेटेड बेटा आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच और अल्लाह हाफिज़। अच्छा, तो पहली अडाप्टेशन ये है कि फ़िशेज़ अपनी बॉडी टिश्यूज़ के अंदर इस तरह के कंपाउंड्स को जमा करती हैं जिनकी डेंसिटी कंपैरेटिवली बहुत कम होती है। यानी कि फ़िशेज़ की बॉडी के अंदर जो ऑयल्स होते हैं, ऑयल की क्वांटिटी मोस्टली ज़्यादा होती है। कुछ फ़िशेज़ के अंदर ऑयल या चर्बी बहुत ज़्यादा होती है। तो उसका फ़िश को फ़ायदा ये होता है कि ऑयल चूँकि पानी से हल्का होता है, इस वजह से इसकी डेंसिटी और इसका स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है बेटा, ये और तरह का होता है। तो कोई भी चीज़ जो लिपिड है या फैट है या ऑयल है, अगर उसको पानी में डाला जाए तो वो हमेशा पानी से ऊपर आ जाती है। तो फ़िश की बॉडी में चूँकि बहुत सारा ऑयल होता है, इस वजह से फ़िश पानी में आसानी से डूबती नहीं है और ये ऊपर ही रहती है। मतलब कि बहुत ज़्यादा डेप्थ में पानी की तह तक नहीं जाती। दूसरी अडाप्टेशन इसकी ये है कि फ़िशेज़ अपने जो फिन्स होते हैं इनको लिफ्ट प्रोवाइड करने के लिए यूज़ करती हैं। शार्क की एग्जांपल है, शार्क के जो अगले पेक्टोरल फिन्स होते हैं काफ़ी बड़े होते हैं और ये जिस तरह से समझें कि एरोप्लेन के विंग्स होते हैं दो, उस तरह के लगते हैं देखने में। तो इसी से ही वो लिफ्टिंग फोर्स क्रिएट होती है जिसकी वजह से शार्क पानी में आगे मूव करती है। शार्क के जो कॉर्डल फिन यानी कि इसकी जो टेल होती है ये हेट्रो सर्कल होती है। मतलब ये कि इसका जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो कंपैरेटिवली बहुत बड़ा होता है और उसका जो निचले वाला हिस्सा होता है छोटा होता है। तो इसका फ़ायदा ऊपर वाला हिस्सा बड़ा होने से शार्क को ये होता है कि ये बॉडी के पिछले हिस्से को अपवर्ड थ्रस्ट प्रोवाइड करता है, जिससे शार्क पानी में बहुत अच्छी स्पीड से और बड़ी एफिशिएंटली तैर सकती है। क्योंकि इनका लाइफस्टाइल ऐसा है, इनको दूसरे जानवरों का पीछा करना पड़ता है मोस्टली ताकि उनको खाया जा सके, इसलिए। अच्छा बेटा, इसमें अब तीसरी अडाप्टेशन ये है कि फ़िशेज़ के अंदर हैवी किस्म के टिश्यूज़ बहुत कम होते हैं।
तो फ़िशेस की जो बोन्स होती हैं ये भी साइज़ के अंदर बहुत हल्की और इनकी डेंसिटी भी कम होती है। और अगर फ़िश को उसी साइज़ के किसी खुश्की के वर्टिब्रेट के साथ कंपेयर किया जाए तो फ़िश की बोन्स उसकी निस्बत बहुत हल्की होती हैं। इसका आप लोगों को एक्सपीरियंस होगा, जब आपने फ़िश का मीट खाया तो उसके अंदर से जो कांटे निकलते हैं तो साइज़ में काफ़ी बड़े होने के बावजूद वो वेट के अंदर बहुत हल्के होते हैं। इसके अलावा जो फ़िश का दूसरा ग्रुप है जिनको लेस्मोब्रैंक्स कहा जाता है, जिसके अंदर बेटा शार्क्स वगैरह आते हैं। तो शार्क का जो टोटल एंडोस्केलेटन होता है वो सख्त वाली बोन की बजाय कार्टिलेज का बना होता है। अब ये प्रिमिटिव करैक्टर नहीं है, ये एक अडाप्टिव फीचर है, क्योंकि कार्टिलेज वज़न में बहुत हल्का होता है। इस वजह से शार्क को तैरने में आसानी होती है। और ये इस चीज़ को शो नहीं करता कि शार्क बहुत कदीम ग्रुप है या ये बोनी फिशेस की निस्बत बहुत पीछे है। ये एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से उनसे बराबर है, बल्कि बोनी फिशेस के कई ग्रुप से बेहतर है। तो ये फ़ीचर इसमें अभी तक इसलिए ही चेंज नहीं हुआ क्योंकि इसको इस फ़ीचर से ज़्यादा फ़ायदा होता है, यानी कि ये कार्टिलेज का एंडोस्केलेटन शार्क के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। कार्टिलेज का जो वज़न होता है पानी के वज़न से बस थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा ज़्यादा होता है। इस वजह से शार्क की बॉडी की डेंसिटी कम रहती है और ये पानी में बहुत एफिशिएंटली और फास्ट स्विम कर सकती है। चौथी अडाप्टेशन आती है इसमें, स्विम ब्लैडर। तो फ़िश अपनी बॉयंसी यानी कि पानी में ऊपर नीचे जाने को स्विम ब्लैडर में मौजूद गैसेस के वॉल्यूम को कंट्रोल करके सेट कर सकती है। तो स्विम ब्लैडर की दो अडाप्टेशंस होती हैं, इनको हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली बेटे ये जो दो अडाप्टेशंस हैं ये स्विम ब्लैडर की दो टाइप्स हैं। ये दो टाइप्स का फ़िश में स्विम ब्लैडर पाया जाता है। सैडली आपकी बुक पे इससे रिलेटेड कोई डायग्राम वगैरह नहीं दी गई, मैंने स्लाइड्स में ऐड किया, आप उसको देखेंगे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इसका फर्स्ट पॉइंट ये है कि जो एक स्विम ब्लैडर होता है इसमें न्यूमेटिक डक्ट स्विम ब्लैडर को एसोफेगस के साथ या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के किसी दूसरे हिस्से के साथ जोड़ती है। तो जो फिशेस होती हैं जिसमें स्टर्जन्स आती हैं, गार पाइक्स आती हैं या कदीम किस्म की बोनी फिशेस आती हैं, उनके अंदर इसी किस्म का स्विम ब्लैडर पाया जाता है। तो ये फिशेस पानी से थोड़ा ऊपर आके बड़ा सारा मुंह खोलती हैं और बहुत सारी एयर इकट्ठी इनगल्फ कर लेती हैं। तो ये एयर इनके एसोफेगस से होती हुई स्विम ब्लैडर तक चली जाती है, जिससे स्विम ब्लैडर बैलून की तरह से फूल के बड़ा हो जाता है। जो इसकी दूसरी टाइप है, ये जो स्विम ब्लैडर होता है मोस्टली टीलियोस्ट के अंदर यानी कि बोनी फिशेस के अंदर पाया जाता है और इसका डाइजेस्टिव ट्रैक या एसोफेगस के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। इसलिए इसको फिल करने के लिए जो गैसेस होती हैं वो ब्लड के अंदर से निकलकर इसके अंदर आती हैं। तो ये जो गैसेस होती हैं मोस्टली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का कम्बिनेशन होता है और इसको ब्लड से निकाल के स्विम ब्लैडर में फिल करने के लिए एक काउंटर करंट एक्सचेंज मैकेनिज़्म होता है, उसको रैटी मैरिबल कहा जाता है। अब रैटी मैरिबल का जो लफ्ज़ी मतलब, इसको मिरेकुलस नेट कहा जाता है। तो ये जो ग्रीन में मैंने लिखा है इसकी डेफिनेशन है, ये सिर्फ एक ब्लड वास्कुलर नेटवर्क है, यानी कि बारीक बारीक कैपिलरीज का एक जाल की तरह का नेट लाइक नेटवर्क है। तो गैसेस यहाँ से निकलती हैं और स्विम ब्लैडर में चली जाती हैं, उसको फिल कर देती हैं। और जब फ़िश ने पानी में नीचे जाना होता है तो वो इसके अंदर से गैसेस को निकाल के दोबारा से अपने ब्लड में रीअब्ज़ॉर्ब कर लेती है। इससे ये होता है कि फ़िश की डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है और फ़िश पानी में थोड़ा नीचे चली जाती है। और जब फ़िश ने डेप्थ से फिर ऊपर आना होता है वो क्या करती है कि अपने ब्लड के अंदर से गैसेस को निकाल के स्विम ब्लैडर में फिल कर लेती है। फ़िश का वॉल्यूम तो उतना ही रहता है लेकिन उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, जिससे वो पानी में ऊपर कूद जाती है। तो ये पानी में टॉप से बॉटम तक जाने के लिए, या अगर डेप्थ ज़्यादा है तो अपर सरफेस से मिड या उससे नीचे तक जाने के लिए फ़िशेज़ ये मैकेनिज़्म यूज़ करते हैं। अच्छा जी। बेटा ये डायग्राम है जिसके अंदर जहाँ पे मैंने येलो कलर का एरो लगाया है ये रैटी मैरिबल को शो करता है। तो इसके अंदर आप रेड ब्लू कलर की वेसल्स देख रहे हैं जो बेसिकली छोटी छोटी ब्लड वेसल्स हैं। तो यहाँ से गैसेस फिल्टर होती हैं और गैस ब्लैडर या स्विम ब्लैडर के अंदर फिल हो जाती हैं। जब इसको वापस ब्लड में डालना हो तो स्विम ब्लैडर का जो पोस्टीरियर एंड पिछला सिरा होता है इसको ओवेल कहते हैं। राइट साइड पे सबसे ऊपर वाली लेबलिंग है ओवेल। यहाँ से
ये वापस इकट्ठी होती हैं और दोबारा से ब्लड के अंदर चली जाती हैं। ठीक है, तो ये वो ऑर्गन है या फिश का वो पार्ट है जिसकी वजह से ये अपने स्विम ब्लैडर के अंदर हवा फिल करती हैं। ठीक है, अब ये वाली जो डायग्राम है इसमें ये जो रेड कलर का यू लाइक पाइप नज़र आ रहा है, ये वो ब्लड वेसल है जिसके अंदर से गैसेस निकल के स्विम ब्लैडर के अंदर जाती हैं। तो रेड कलर के एरो ब्लड फ्लो की डायरेक्शन को शो कर रहे हैं और जो ब्लू कलर के एरोज़ हैं ये एयर की डायरेक्शन को शो कर रहे हैं, यानी कि एयर ब्लड से निकलती है और स्विम ब्लैडर के अंदर डिफ्यूज़ कर जाती है, जिससे स्विम ब्लैडर आहिस्ता आहिस्ता साइज़ में बड़ा हो जाता है। अच्छा, तो यही जो दो अडाप्टेशंस थी बेटे, मैंने आपको बताया था कि दो अडाप्टेशंस बेसिकली स्विम ब्लैडर की दो टाइप्स को शो करती हैं। तो पहली टाइप जिसमें स्विम ब्लैडर डाइजेस्टिव ट्रैक या इंटेस्टाइनल ट्रैक या एसोफेगस के साथ कहीं ना कहीं कनेक्टेड होता है। एक छोटी सी ट्यूब उसको जोड़ती है, उस ट्यूब को न्यूमेटिक डक्ट कहा जाता है। इस किस्म के स्विम ब्लैडर को फाइजोस्टोमस स्विम ब्लैडर कहा जाता है। ये चीज़ याद रखनी है, दोनों टाइप्स इसके इम्पोर्टेंट है। तो फाइजोस्टोमस स्विम ब्लैडर वो होता है जो डायरेक्टली एसोफेगस के साथ या कहीं ना कहीं डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ कनेक्टेड होता है। सेकेंड टाइप इज़ फाइजोक्लिस्टस स्विम ब्लैडर। फाइजोक्लिस्टस डाइजेस्टिव ट्रैक के साथ कहीं से भी कनेक्टेड नहीं होता और इसमें गैसेस को फिल करने के लिए रेटिमिरेबल को यूज़ किया जाता है, जो कि सिंपली ब्लड का काउंटर करंट एक्सचेंज मैकेनिज्म है। अब ये इन्हीं की ही थोड़ी बड़ी वाली पिक्चर्स हैं। अगेन फर्स्ट टाइप ऑफ स्विम ब्लैडर इज़ फाइजोस्टोमस स्विम ब्लैडर। इसके अंदर एक न्यूमेटिक डक्ट होती है जो एसोफेगस के साथ कनेक्टेड होती है, जिससे फिश अपना मुंह खोलती है, बहुत सारी एयर को इकट्ठा इनगल्फ करके अपने स्विम ब्लैडर को फिल कर लेती है। और ये इसकी दूसरी टाइप है जिसको फाइजोक्लिस्टस स्विम ब्लैडर कहा जाता है। इसमें न्यूमेटिक डक्ट नहीं होती, इसलिए इसका डाइजेस्टिव सिस्टम या एसोफेगस के साथ कोई कनेक्शन नहीं होता। उसकी बजाय इसमें ब्लड वेसल्स होती हैं, एक पोर्शन जिसको रेटिमिरेबल कहा जाता है। तो जिसका काम ये होता है कि स्विम ब्लैडर के अंदर गैसेस को फिल करना या वहाँ से उनको निकाल के वापस ब्लड के अंदर शामिल करना, ताकि फिश ज़रूरत पड़ने पे अपने स्विम ब्लैडर को फुला सके या फिर उसको खाली कर सके, यानी कि इनफ्लेट या डीफ्लेट कर सके। तो ये बेटा आपका टोटल लेक्चर था। इसके अंदर स्विम ब्लैडर के रिलेटेड ना ये जो इन्फॉर्मेशन है ये इतनी ही थी आप लोगों के कोर्स के अंदर। और इसके फंक्शंस मैं आपकी बुक में नेक्स्ट देख रहा था, इसके फंक्शंस के बारे में ना आपकी बुक में कुछ नहीं बताया गया, मतलब कि ये आपके कोर्स कंटेंट्स के अंदर भी नहीं है। तो उसके वो 3-4 फंक्शंस मैं आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर गिनवाए थे। पेपर में तो आपको नहीं आएंगे, लेकिन माइंड में रखना है, मे भी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं आपके काम आए। तो इससे रिलेटेड बच्चों आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच और अल्लाह हाफिज़।